हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मैं किसी पॉइंट में। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे लुसेंट जीएस केमिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट नंबर 23। और इसके पहले जितने भी प्रैक्टिस सेट अपलोड हुए हैं सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। फ्रेंड्स, इसमें सभी प्रश्न चैप्टर वाइज अपलोड किए जाते हैं। तो इसमें जितने प्रश्न होंगे वो सभी प्रश्न रेडियो एक्टिविटी से संबंधित प्रश्न होंगे। पहला प्रश्न है, रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? तो हेनरी वेक्रेल के द्वारा रेडियो धर्मिता की खोज की गई थी। फ्रेंड्स, इसमें बात किया गया है रेडियो धर्मिता की, अर्थात रेडियो एक्टिविटी से संबंधित जितने भी इसमें प्रश्न बनेंगे वो सभी प्रश्न को इसमें दे दिया गया है ताकि आने वाले एग्जाम्स में एक भी प्रश्न न छूटे। नेक्स्ट प्रश्न है, रेडियो सक्रियता किसका गुण है? तो नाभिक का ही एक गुण होता है रेडियो सक्रियता। नेक्स्ट प्रश्न है, रेडियो सक्रिय परिवर्तन में भाग लेता है? परमाणु का नाभिक जो होता है वही भाग लेता है रेडियो सक्रिय परिवर्तन में। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी परमाणु के अस्थायी नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या होती है? तो न्यूट्रॉनों की संख्या से कम होती है प्रोटॉनों की संख्या। नेक्स्ट प्रश्न है, रेडियो धर्मिता का यूनिट क्या है? तो क्वीरी रेडियो धर्मिता का ही यूनिट है। फ्रेंड्स, इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं वो सभी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं या आगे आने की संभावना है, वही प्रश्न दिए गए हैं जो कि नेक्स्ट एग्जाम्स के लिए इसमें का सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो इन सभी सेटों को आप अच्छे से प्रैक्टिस अवश्य करें। नेक्स्ट प्रश्न है, रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करते हैं? तो अल्फा बीटा तथा गामा विकिरण का उत्सर्जन करते हैं रेडियोधर्मी तत्व। नेक्स्ट प्रश्न है, अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड के द्वारा ही अल्फा बीटा किरणों की खोज की गई थी। इसमें एक और आता है गामा किरण। तो किस वैज्ञानिक ने गामा किरणों की खोज की थी? तो गामा किरण की खोज भी रदरफोर्ड के द्वारा ही किया गया था। फ्रेंड्स, इसमें जितने भी रिलेटेड प्रश्न बनते हैं वो सभी प्रश्न दे दिए जाते हैं, अर्थात जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं वो सबसे प्रश्न दे दिया जाता है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट बताने की इसमें कुछ ज़रूरत रह नहीं जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन रेडियो सक्रिय किरण हीलियम नाभिक के समक्ष होता है? तो अल्फा किरण रेडियो सक्रिय किरण हीलियम नाभिक के समक्ष होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, नाभिक से निकलने वाली विकिरणों में किसकी वेदन क्षमता सर्वाधिक होती है? तो गामा किरण जो होती है इसकी वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, अल्फा किरणों पर उपस्थित आवेश क्या होता है? 2 इकाई धन आवेश होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बीटा किरणें बनी होती है? तो ऋण आवेशित कणों से बनी होती है बीटा किरणें। नेक्स्ट प्रश्न है, किसके उत्सर्जन से संभारिक का निर्माण होता है? तो बीटा किरण के उत्सर्जन से संभारिक का निर्माण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसके उत्सर्जन से किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 1 बढ़ता है? तो बीटा कण से किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 1 बढ़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बीटा किरणों में कौन सी आवेश होती है? तो ऋणात्मक आवेश होती है बीटा किरणों में। फ्रेंड्स, इस ही सेट को प्रैक्टिस करने के साथ साथ आप लुसेंट बुक से थ्योरी पढ़ सकते हैं। जैसे यहाँ पर जब यदि आप प्रैक्टिस सेट को प्रैक्टिस कर रहे हैं केमिस्ट्री की, तो लुसेंट बुक से आप केमिस्ट्री चैप्टर को निकालिए और वहाँ से थ्योरी पढ़िए और इस सेट से प्रैक्टिस करिए। यदि इस तरह से करते हैं तो क्वेश्चंस उसी साथ साथ से याद हो जाता है। और इसमें सभी प्रश्न नेक्स्ट एग्जाम्स में या अगले एग्जाम्स में पूछे हुए प्रश्न है, प्रीवियस ईयर प्रश्न है, और इसमें उससे रिपीटेड प्रश्न भी हैं कुछ इसमें दिया हुआ है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आइए नेक्स्ट प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन का समरूप कौन सा होता है? तो इलेक्ट्रॉन का समरूप बीटा कण जो होता है या इलेक्ट्रॉन का समरूप होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, समान ऊर्जा की अल्फा किरणों की तुलना में बीटा किरणों की वेदन क्षमता अधिक होती है क्योंकि बीटा किरणों का द्रव्यमान नगण्य होने से उनका वेग अधिक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बीटा किरणें किस प्रकार का आवेश वाहन करता है? तो ऋणात्मक आवेश को वाहन करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, गामा किरणें किससे बनी होती है? तो विद्युत चुंबकीय तरंगे से गामा किरणों का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, गामा किरणें क्या होती है? तो रेडियो सक्रिय पदार्थों द्वारा उत्सर्जित उच्च ऊर्जा युक्त किरणें होती है गामा किरणें। फ्रेंड्स, इसमें देख रहे होंगे कि बात किया गया था गामा किरणों की, तो इसमें गामा किरण से संबंधित जितने प्रश्न बन सकता है या जितने प्रश्न आगे पीछे पूछे गए हैं, आगे पूछे जा सकते हैं, उन सभी प्रश्न को दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस किरण की वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो गामा किरणों की वेदन क्षमता सर्वाधिक होती है।
नेक्स्ट प्रश्न है, किस किरण की आयनन क्षमता सबसे कम होती है? तो गामा किरणों की आयनन क्षमता सबसे कम होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, और किस किरण की आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो जो अल्फा किरण होता है इसकी आयनन क्षमता सबसे अधिक होता है, और गामा किरण जो होता है इसकी आयनन क्षमता सबसे कम होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, समस्त रेडियो सक्रिय पदार्थ क्षय होने के पश्चात किसमें अंतिम रूप से बदल जाते हैं? तो सीसा में अंतिम रूप से बदल जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, न्यूनतम पारगम्य शक्ति किरण कौन सी है? तो अल्फा किरण न्यूनतम पारगम्य शक्ति किरण है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस रेडियो एक्टिव तत्व का नाम उसके खोजकर्ता के देश के नाम पर रखा गया है? तो पोलोनियम। पोलोनियम जो नाम रखा गया है वो जिनके द्वारा खोज किया गया था उनके देश के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा तत्व प्राकृतिक रेडियो सक्रियता नहीं दर्शाता है? तो एल्युमिनियम प्राकृतिक रेडियो सक्रियता को नहीं दर्शाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉनों का अवशोषण करने हेतु किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो बोरॉन। बोरॉन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक बीटा कण के उत्सर्जन से परमाणु संख्या तथा परमाणु द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है? तो परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि हो जाती है और परमाणु द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है, उसके परमाणु द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अल्फा कण के उत्सर्जन से परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है? तो इसमें परमाणु क्रमांक में 2 तथा परमाणु द्रव्यमान में 4 की कमी हो जाती है। दोनों में कमी होती है, परमाणु क्रमांक में 2 की कमी होती है और परमाणु द्रव्यमान में 4 की कमी होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि किसी रेडियोधर्मी पदार्थ की मात्रा को दोगुना कर दिया जाए तो रेडियोधर्मी क्षरण की दर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वह अपरिवर्तित रहती है। नेक्स्ट प्रश्न है, रेडियोधर्मी पदार्थों का आधा जीवन काल 70 दिन का है, उसी पदार्थ का 1 ग्राम कितने दिन बाद 0.05 ग्राम रह जाएगा? तो 140 दिन के बाद 0.05 ग्राम रह जाएगा। यह प्रश्न भी एसएससी एग्जाम्स में पूछे हुआ प्रश्न है, तो इन सभी प्रश्न तो पूछा हुआ है लेकिन ये प्रश्न भी पूछा हुआ है। फ्रेंड्स, इसमें आप लोग देख रहे होंगे कुछ प्रश्न रिपीटेड भी हो रहे हैं, तो उस क्वेश्चंस को उसी तरह से लैंग्वेज को चेंज करके पूछा गया है, तो उसी तरह से इसमें दे दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, वह प्रणाली क्या कहलाती है जो प्रागैतिहासिक पदार्थों का काल निर्धारण करने के लिए रेडियो सक्रियता का प्रयोग करती है? तो कार्बन काल का निर्धारण करती है। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है यूरेनियम डेटिंग से। यूरेनियम डेटिंग से पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, रेडियो कार्बन काल निर्धारण किसकी आयु का आकलन करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो जीवाश्म। जीवाश्म का आकलन करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे पहले रेडियो सक्रियता शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो हेनरी बेकरेल के द्वारा सबसे पहले रेडियो सक्रियता की खोज किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस कण की जरूरत होती है? तो न्यूट्रॉन की जरूरत होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? तो ऑटो हान के द्वारा परमाणु बम का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है? तो विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस प्रकार की अभिक्रिया के सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होता है? विखंडन अभिक्रिया पैदा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है विमंदक की तरह ही नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ क्या है? तो भारी पानी। भारी पानी जिसको D2O बोला जाता है, रासायनिक सूत्र D2O होता है, जो कि भारी जल होता है, भारी पानी होता है।
इसी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, रेडियो सक्रियता नापी जाती है, किसके द्वारा रेडियो धर्मिता को नापी जाती है? तो गीगर मूलर काउंटर से के द्वारा रेडियो धर्मिता को नापी जाती है, अर्थात गीगर मूलर काउंटर से रेडियो धर्मिता की माप की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर कार्य करता है यह हाइड्रोजन बम। फ्रेंड्स, इसके पहले वीडियो में हमने हाइड्रोजन के बारे में पूरे डिटेल में बताया था, तो उस वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो उसको भी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाइड्रोजन बम किसके द्वारा विकसित किया गया? तो एडवर्ड टेलर के द्वारा हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, रेडियोधर्मी पदार्थों में किस दौरान कोई परिवर्तन अर्थात द्रव्यमान या आवेश में कोई परिवर्तन नहीं होता है? तो गामा उत्सर्जन के दौरान कोई परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, रेडियो तत्वों में से किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति के मापन में किया जाता है? तो रेडियो सोडियम के मापन में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अल्फा बीटा तथा गामा की भेदन शक्तियाँ अपने अवरोही क्रम में किस क्रम में होती है? तो इसमें हमें बताना है कि सबसे अधिक भेदन क्षमता किसकी होती है, उससे फिर उससे कम किसकी होती है? तो सबसे अधिक गामा की होती है, इसके बाद बीटा की, इसके बाद अल्फा किरण की भेदन शक्तियाँ होती है। फ्रेंड्स, इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं सभी प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं आपके नेक्स्ट एग्जाम्स के लिए। और यदि वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर लें। और हमारी मेहनत यदि आपको पसंद आ रही हो तो अपने दोस्तों के बीच व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पर जहां हो सके वहां अधिक से अधिक शेयर करने की कोशिश करें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।